हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ सबसे डिमांडिंग लेक्चर लेकर के, जिसका बार बार मेरे पास मैसेज आया कि सर आरसीसी आप लिमिट स्टेट मेथड से कब पढ़ाएंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं आरसीसी लिमिट स्टेट मेथड से। कुछ थ्योरेटिकल लेक्चर होगा, ये इसको समझ के तभी आप अगला लेक्चर जो सेकंड लेक्चर है उसको समझिएगा। सेकंड लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा उसके ब्लॉक पैरामीटर्स के रूप में, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा उसके बारे में समझा जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या क्या समझना है, सबसे पहले कि ये क्यों अलग है और क्यों इसमें क्या नया है। सबसे बड़ी चीज जो आरसीसी हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं किस मेथड से, एलएसएम से। जब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा एलएसएम कैसा मेथड है, एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल मेथड है। ठीक है, प्रैक्टिकल मेथड का अर्थ क्या हुआ, इसमें जितने भी स्ट्रेस वगैरह लिए गए हैं वो प्रैक्टिकली माने गए हैं। प्रैक्टिकली का अर्थ क्या हुआ मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। बेस इसका हुआ कि इसका बेस जो है ना वो प्लास्टिक थ्योरी। मैं वन बाय वन इन चीजों को डील करने वाला हूं, क्या प्रैक्टिकल है वो भी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बेस समझिएगा, प्लास्टिक थ्योरी। देखिए कंक्रीट या फिर स्टील जब दोनों पर लोड लगाया जाता है तो वो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। हुक्स लॉ का मतलब दबाने पर जैसे जैसे उसमें स्ट्रेन होती जाएगी वो स्ट्रेस भी डेवलप करते जाएंगे। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। अब कंक्रीट को एक इलास्टिक मटेरियल मान लेना, ये डब्ल्यूएसएम में एक एजम्पशन थी, मान्यता थी, जबकि इसमें ऐसी मान्यता नहीं है। इसमें कंक्रीट को एक प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव किया गया, पूरी तरह से प्लास्टिक नहीं। इसमें यह माना गया है, देखिए कुछ तथ्य मैं आपको बोलूंगा जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो बहुत जरूरी नहीं। मैं इस छोटे से टॉपिक पर कम से कम 2-2 घंटे करके 6 घंटे बोल सकता हूँ, 7 घंटे बोल सकता हूँ, केवल इस एक लेक्चर पर, जो मैं आपको आधे एक घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा। इसलिए क्योंकि अभी मैं बोलूंगा तो वो आपके एग्जाम के किसी काम का होगा नहीं, बस के बाहर हो जाएगा बिना मतलब का, फिर आप कहेंगे पता नहीं क्या बोले जा रहा है। तो अभी मैं आपको बस अपने कभी ये सोच के इसको मत पड़ेगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगी, ऐसा नहीं है, बेसिक क्लियर करने के लिए, लेकिन इसमें बहुत कुछ जानना, हर छोटी छोटी बातों पर बात की गई है। मैं अभी वो बताऊंगा आपको जो आपके लिए जरूरी है सेमेस्टर एग्जाम के लिए, ठीक है, और आरसीसी को समझने के लिए। अगर आप मेरे केवल बेसिक के लेक्चर समझते जाए ना, तो आपको यकीन मानिए कहीं भी और लेक्चर देखिएगा, जब जेई का लेवल मैं उठाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो रही हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही सफिशियंट। अगर आप केवल मेरा ये यूट्यूब का आप पूरा थ्योरी क्लास कर लेते हैं तो कहीं भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपको बस फैक्ट रटना रहेगा। फैक्ट का मतलब ये कितना होता है, वो कैसे होता है, बेसिक क्लियर है, फैक्ट रटना रहेगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट तैयारी करने जाएंगे, तब आपको प्रॉब्लम होगी। तब आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेन चीजों पर बात नहीं की गई रहेगी। मैं आपको हर चीज बता रहा हूं, बस अभी उतना नहीं बता रहा हूं जो आपके बस के बाहर हो जाए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, प्लास्टिक थ्योरी का अर्थ था, ये माना गया कि जब कंक्रीट पर लोड लगेगा तो शुरुआत में तो वो इलास्टिक बिहेव करेगी, लेकिन बाद में वो प्लास्टिक बिहेव करने लगेगी। इस शब्द का बड़ा अच्छा अर्थ था, जैसे होता है हुक्स लॉ कहता है कि जब दबाएंगे किसी चीज को या खींचेंगे तो शुरुआत में वो जैसे जैसे उसमें स्ट्रेन होगी स्ट्रेस होगा, लेकिन कंक्रीट में देखा गया कि कुछ देर तक तो हुआ, लेकिन उसके बाद वो प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगा। अब वो कैसे कर रहा है वो उसके कर्व में समझेंगे। ठीक है ना, तो बेस समझ में आ गया कि इसका बेस प्लास्टिक थ्योरी है। दूसरा हमने लिखा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। अब इन दोनों में देखिए स्टील का कर्व आप समझिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए आपने ये कर्व बहुत ध्यान से देखा होगा, यहां से लोड यहां से लगना, हमने इस कर्व पे लगाना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे यहां पर इस कर्व पर आगे बढ़ रहा है, इस ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन को दिखाया है मैंने, और इस पर हमने सिग्मा यानी स्ट्रेस को दिखाया है। ठीक है, चलिए लोड लगा, इसमें कुछ स्ट्रेन हुई तो स्ट्रेस भी बढ़ा। आपने अगर आप इसको बहुत डिटेल में है तो मेरा आरसीसी का हमेशा देखिएगा, जो ये आप पढ़ने आए एलएसएम में, उसके पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जो डब्ल्यूएसएम में शुरू के 3 लेक्चर हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। डब्ल्यूएसएम में शुरू के 3 लेक्चर हैं आरसीसी के, उसको तीनों पढ़ लेंगे ना तो आपको डब्ल्यूएसएम और एलएसएम में कंबाइंड बहुत जरूरी चीजें उसमें बताई गई हैं। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी उसमें खराब है, थोड़ा डार्क है वीडियो, लेकिन यकीन मानिए अगर उसको आपने समझ लिया तो आरसीसी बहुत ईजी हो जाएगी। और यहीं पे नहीं, आगे कंपटीशन से लेके दिमाग आपका खुल जाएगा, उसको जरूर देखिए आप। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप जानते हैं यहां से लोड लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, स्ट्रेन हुई और स्ट्रेस भी बढ़ा। तो एक चीज बताइए, अगर मैं पूछूं कि स्ट्रेस ऐसे बढ़ता गया, स्ट्रेन बढ़ता गया, कुछ देर के बाद
ये कर्व यहाँ से ऐसे डाउन हुआ, ये प्लास्टिक जोन में पहुंचा और फिर यहाँ जाके रप्चर पर पहुंच गया, यहाँ पे जाके उसका फेलियर हो गया। ठीक है, ये किस स्टील का कर्व है जो यहाँ से ये गया हुआ है ऐसे, ये किस स्टील का कर्व है? ये है एक माइल्ड स्टील का कर्व। ठीक है ना, माइल्ड स्टील का कर्व। ये सब कहाँ से मिला है कर्व मुझे? अरे मुझे नहीं मिला है, आप लेबोरेटरी में जब टेस्ट करेंगे तो यही कर्व बनेगा। स्ट्रेस और स्ट्रेस के बीच में कर्व खींचेंगे तो ऐसा ही कर्व मिलेगा कि स्ट्रेस स्ट्रेस दोनों पहले साथ में बढ़ेंगे। तो बढ़ने के बाद देखिए हुआ क्या है, अभी तक तो साथ में बढ़े हैं, फिर अचानक ऐसे हुआ कि देखिए यहाँ पे स्ट्रेस रुकी, खाली स्ट्रेन बढ़ रहा है। यहां के बाद स्ट्रेस देखिए, इस पॉइंट के बाद काफी दूर तक स्ट्रेन केवल हुई है, स्ट्रेस ऊपर गया एक करो कहीं नहीं गया। ये बड़ा खतरे का घंटी है। स्टील में यही चीज होता है, स्टील को शुरू में खींचिए तो पहले आप खींचेंगे तो वो अंदर से स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों होगा, कुछ देर बाद ना खींचने लगेगा। तो बताइए डरावना हुआ कि नहीं हुआ? डरावना हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए डरावना हुआ क्योंकि भैया जब स्टील में यही गड़बड़ी है कि वो मतलब खत्म नहीं होता, टूटता नहीं है, वो काफी ज्यादा फैल जाता है। कंक्रीट क्या होता है ना, फटाक से टूटती है। ऐसे है रुका रुका लोड लगाएंगे, ऐसा थोड़ी कि पहले कंक्रीट ऐसे फैलेगा फिर टूटेगा। स्टील में एक बहुत खराब चीज होती है और वो होता है उसमें सडन सडन फेल्योर। सॉरी, कंक्रीट में होता है आपका सडन फेल्योर, मतलब ये अचानक से फेल होती है, तो बड़ी खतरनाक है। और स्टील क्या होता है, पहले झूलना शुरू करता है फिर बाद में जाके टूटता है। लेकिन क्या एक बात बताइए, आप स्टील की मजबूती को किसको मानेंगे? मान लीजिए एक स्टील को आपने लोड लगाना शुरू किया, पहले वो एक टाइम तक ये था कि लोड लगने पे धीरे धीरे फैल रहा था, एक टाइम ऐसा आया कि अब वो अनियंत्रित होकर फैलते जा रहा है, पता नहीं कब जाके टूट जाएगा। तो आप स्ट्रेंथ किसको मानेंगे जब टूटेगा? जी नहीं, जब वो फैलना शुरू हुआ ना, बस उतना ही। अगर मान लीजिए कि 250 पर 250 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम पे स्टील फैलना शुरू कर दी और जाके टूटू 420 पर, तो आप कभी स्ट्रेंथ 420 मत मानेंगे, सर 420 तक तो झेल गई। भैया 250 के बाद उसका बिहेवियर सही नहीं है कि वो कब टूटेगा, क्या करेगा, कितना ज्यादा खींच जाएगा या झूल जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब के बाद स्टील में अनियंत्रित तरीके से यील्डिंग स्टार्ट होती है, यील्डिंग का मतलब ही होता है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस। कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस यील्डिंग का परिभाषा है। तो हमेशा कैरेक्टराइटिक स्ट्रेंथ जो लिया जाता है स्टील का, जैसे कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या लिया जाता है, जिस पर वो टूट जाती, 20 पर टूटी स्ट्रेंथ 20 हो गया। लेकिन स्टील जिस पर टूटता है वो स्ट्रेंथ नहीं होती है, बल्कि जिस पर वो यील्ड होना स्टार्ट करता है वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो माइल्ड स्टील का यील्डिंग यहीं पे शुरू होता है। देख लीजिए ये पॉइंट है ना, अपर यील्डिंग तो यही, अपर यील्ड पॉइंट ये है जहां पे ये नीचे डाउन हुआ ना, ये अपर यील्ड, ये लोअर यील्ड पॉइंट है, यही इसका वो पॉइंट है लोअर यील्ड पॉइंट, जिसके बाद इसका स्ट्रेंथ। तो इसी जगह पे जो स्ट्रेस होता है माइल्ड स्टील का, वो कितना होता है? 250। इसके बाद के स्ट्रेस बढ़ेगा, फेल तो ये होता है जाके लास्ट में यहाँ पे 410 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम पे, 410 से 420 पर जाके फेल होता है। लेकिन स्ट्रेस हम उसको नहीं मानेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस FU होती है इसकी, अल्टीमेट स्ट्रेस FU होती है। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं, हमको इसके यील्ड स्ट्रेस से मतलब है। यील्ड स्ट्रेस के बाद की स्ट्रेस को हम ताकत नहीं समझेंगे। अच्छा ये बताइए, इसमें तो यील्डिंग क्लियर थी आपको, यील्डिंग का मतलब होता है कि स्ट्रेस का वो पॉइंट जिसके स्ट्रेस कांस्टेंट होते हुए भी स्ट्रेन बढ़े। कुछ स्टील ऐसी होती हैं जैसे 415 और 500 वाली, जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। इन स्टील्स को हम लोग कहते हैं HYSD स्टील, HYSD स्टील्स कहते हैं। HYSD में कार्बन का कंटेंट ज्यादा होने से ना, ये जब मैंने DSMS पढ़ाया होगा या आप पढ़े होंगे या फिर कहीं भी, तो जानते हो कार्बन बढ़ाने से स्टील ब्रिटल होती जाती है। जब आप इसको खींचेंगे ना, तो ये माइल्ड स्टील तो काफी ज्यादा फैल के टूटा ना, यहां तक पहुंचा स्ट्रेन, तब जाके देखिए यहां पे फेल हुआ, ये ना यहीं पे फेल हो जाएंगे या और कम स्ट्रेन पर फेल हो जाएंगे। यानी जब कार्बन कंटेंट बढ़ता है, मजबूती बढ़ती है, तो ज्यादा नहीं खींचता है, कम ही पर टूट जाता है, तो यील्ड पॉइंट मिलता नहीं है। इसमें यील्ड पॉइंट देखिए क्लियर है, ऐसे गया फिर लगा बढ़ने। इनमें देखेंगे तो ये जाके इसे फेल, यहां से जाके फेल, ये शुरू से ऐसे ही गए हैं लेकिन यहीं जाके लटक गए। यहाँ इसका मतलब ये यहीं पर फेल होगा, इनका यील्डिंग नहीं हुआ। देखिए ऐसा हुआ क्या कि यहाँ के बाद अचानक ऐसे बढ़ा हो, इनका यील्ड पॉइंट स्पष्ट नहीं है। इसलिए जिस स्टील का यील्ड पॉइंट न मालूम हो, उसके लिए जुगाड़ दिया है कि यील्डिंग कहाँ हुई होगी, कहाँ पे यील्ड हुआ होगा। तो उसके लिए बोला है कोड ने कि जहां पर स्ट्रेन 0 पॉइंट, यहां से स्ट्रेन जब शुरू होगी तो स्ट्रेन इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, 0.002 की स्ट्रेन हुई हो,
उससे एक पैरेलल लाइन निकाली गई है, ये जहां इनको काटेगी ना वही उसका यील्ड पॉइंट मान लिया जाएगा, अपने आप मान लिया जाएगा कि इस स्टील का यील्ड पॉइंट वही है। अगर यील्डिंग स्पष्ट ना हो, यील्डिंग मतलब दैट प्रोसेस ऑफ बीइंग डिफॉर्म्ड अंडर कंटिन्यूअस स्ट्रेस, अगर ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है तो हम 0.002 के स्ट्रेन पर जो स्ट्रेस आ रहा होगा उनमें, उसी को हम उनका क्या मान लेंगे, यील्ड स्ट्रेस मान लेंगे। अब ये 0.002 को इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रूफ स्ट्रेन, क्योंकि इसी पर स्ट्रेस को लिया जाता है और इनको प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। और ये तो इसका यील्ड पॉइंट क्लियर होता है। याद, स्टील का स्ट्रेंथ किससे दिखाते हैं, Fy से, जबकि कंक्रीट का किससे दिखाते हैं, देखेंगे ध्यान से आप, तो Fck से। Ck मतलब क्रैकिंग, क्रैक किया गया है वो स्ट्रेंथ, यहाँ यील्डिंग हुई है वो स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है Fy से क्यों दिखाते हैं, इसका रीजन है ये। अब एक चीज को और ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सभी हमने माइल्ड स्टील के कर्व को देखा, इनके कर्व को देखा और उस कर्व को देखा। इनमें देखिए हम अगर समझें कि ES क्या है, ES देखिए शुरुआत में सभी छड़ों का कर्व एक ही जैसा गया है, मतलब ES देखिए होता क्या है, आप यहां से हुक्स लॉ अगर फॉलो, हुक्स लॉ देखिए कुछ सीमा तक ना सब फॉलो करते हैं, कुछ दूर तक देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन बराबर चल रही है, एक लाइन में जा रही है, उसके बाद में गड़बड़ हुआ है रिलेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच खींचा गया कर्व सीधा है काफी दूरी तक, तो जहां तक सीधा है वहां तक तो हुक्स लॉ का फॉलो हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कैपिटल ई आता है और यहाँ पे, अब स्टील का ई है तो ई एस दिखा दिया, ई एस इज इक्वल टू हम लोग का यहाँ से क्या आ जाता है, आता है सिग्मा अपॉन ई। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ई एस जो होता है वो सिग्मा और ई का रेशियो होता है। अब यहाँ पर समझिएगा जरा, अगर हम पूछें कि ये ई एस कितना होगा तो सिग्मा और ई का रेशियो होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको यहीं से मिला दूं, ऐसे इस जगह को ऐसे मिला दूं जहां हुआ है, तो ई एस क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका, देखिए यही ना इसका सिग्मा है, सिग्मा और ई का रेशियो, मतलब जो ई एस है ये एक लाइन का इक्वेशन नहीं है, y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स देखिए क्या है, एक्स एक्सिस पर ई है और y एक्सिस पर सिग्मा है, और ये m यानी ढाल यानी स्लोप को दिखा रहा है वो, यानी y इक्वल टू एम एक्स में ये स्लोप है, तो यहाँ पर e देखिए स्लोप को दिखाया गया है। यहाँ पे हमेशा समझिएगा e जो होता है वो स्लोप होता है, किसका स्लोप होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व का स्लोप होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। अब बताइए, इसको मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया, मैं बार बार क्यों समझाता हूं आपको, क्लियर कराने के लिए कि देखिए ई जो है ना वो हर पदार्थ का अलग अलग होता है, ठीक है, ई हर पदार्थ का अलग अलग होता है, और अगर किसी मटेरियल में बहुत कम विकृति है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा, यानी स्ट्रेन बहुत कम स्ट्रेस बहुत ज्यादा, तो उसका यंग मॉडुलस बहुत ज्यादा होगा। आई होप चीजें ये मैं आपको आरसीसी के बेसिक में भी समझा चुका हूं, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। एक चीज मैं आपको यहां समझा दूं, ये बताइए जब स्टील का हम स्ट्रेन मानेंगे कि कितने पर उसमें यील्डिंग हुई, तो ये बताइए यील्डिंग का हम ये पॉइंट ले सकते हैं ना कि देखिए इसमें अगर यील्डिंग माने, ये 415 वाली स्टील को मैं ले रहा हूं, यहां से माने कि जब ये इसमें यील्डिंग हो रही थी इसके यील्ड स्ट्रेस पर, ध्यान दीजिएगा इसका Fy यही 415 है क्या, तो जरा ये बताइए इस समय इसमें स्ट्रेन कितनी है, इस समय इसमें स्ट्रेन कितनी है जरा बताइएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें स्ट्रेन जो हुई है ना, ये पूरी स्ट्रेन वो कितनी हुई है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहां से इसमें ये क्या है, ये स्ट्रेस है क्या, ये स्ट्रेस है, तो यही Fy है पूरा, यही Fe का है चाहे Fy का, Fy ये है, और यहां से यहां तक टोटल स्ट्रेन कितना है, तो देखिए 0.002 से तो ऊपर उठा ही था, ये जो लाइन गई थी वो कहां से ऊपर उठी थी 0.002 से, तो इतना स्ट्रेन 0.002। और एक चीज आप जान लीजिएगा, जो स्ट्रेन ई होती है वो ये देखिए सिग्मा अपॉन ई होगा कि नहीं, ये बताइए ये होगा कि नहीं, अभी आप पढ़े हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई, अभी पढ़े हैं ना, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई, तो ये क्या होगा, अगर यहां से स्ट्रेन निकालें तो ये स्ट्रेस अपॉन ये यंग मॉडुलस होगा। तो बताइए ये स्ट्रेस तो यहां से 0.002 से उठा और गया यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे ये फेल होता है यानी यील्डिंग इसकी स्टार्ट होती है, यील्ड कैसे हुआ मैंने बोला था, जहां ये काटा इसको यहाँ यील्डिंग स्ट्रेस माना जाएगा, उसको मिला दिया था मैंने, वीडियो पीछे जाके देख लीजिए। अब अगर हम यहाँ से इसको मिला दें
तो कुल स्ट्रेन इसमें कितना हुआ है, तो कहेंगे 0.002 आप प्लस ये, और तो टोटल स्ट्रेन तो ये हुआ है ना, थोड़ा डायग्राम को समझने का प्रयास करिए। पूरा स्ट्रेन ये हुआ है ना ऐसे, यहां से पूरा स्ट्रेन इसमें यही हुआ है, यानी 0.002 तक तो फिक्स है ये, आप प्लस ये, तो ये स्ट्रेन कितना होगा, कहेंगे देखिए अगर ये आपको ई पता है, देखिए स्लोप आप जाएंगे इसी के पैरेलल हम लोग लेके चले थे, रुक जाइए, ये लाइन गई थी इसी के पैरेलल नहीं, एक उठा था, तो ये अगर ये ES है तो ये भी ES होगा, ये वाला भी। अब बताइए ये ऐसे अगर ये ट्रायंगल देखें आप, तो इसमें ES कितना होगा, आप कहेंगे बहुत ES तो वही सेम ही होगा, आप कहेंगे ये कितना होगा, ये तो बहुत आसान है, कैसे, हम जानते हैं कि ये जो स्ट्रेन है यहां से यहां तक वाली वो कितनी होगी, सिग्मा, तो सिग्मा यहाँ FY है, हम लिखेंगे इसका वैल्यू कि ये जो ये वाला ई है केवल इतना, हम यहां पर लिख सकते हैं कि नहीं, टोटल यहां से यहां तक जो ई है वो है 0.002 और प्लस ये वाला ई, तो 0.002 में ई हमने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, कहेंगे 0.002 और प्लस इस ई का वैल्यू निकालना है ना, तो सिग्मा बाई, सिग्मा का मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब FY, तो FY अपॉन यहाँ पर क्या कर दीजिए ES, क्योंकि ई बराबर क्या है यहाँ पे ES है, तो यही स्टील में टोटल स्ट्रेन होती है, ये ध्यान रखिएगा, अभी अगले लेक्चर में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कहेंगे कि स्ट्रेस स्टील में कहां से आया, तो 0.002 तो था ही, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा और आ गया, ठीक है, तो FY, अब FY की जगह पर कुल FY ना लेके हम डिजाइन लेते हैं जिसको 0.87 FY यहां पर लिख देते हैं। 0.87 कहां से आया, अभी अभी तुरंत हम लोग तुरंत बात करेंगे इस टॉपिक में, डिजाइन स्ट्रेस में, ठीक है। अब अगला चीज समझिएगा, यहाँ पे आपने समझ लिया कि ये इसका स्टील का कर्व कैसा है, इस कर्व को और डिटेल में समझना है चले जाइए पीछे किसी लेक्चर में, जो RCC में पहला दूसरा तीसरा लेक्चर है WSM, उसमें चले जाइए और समझ में आ जाएगा। कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन समझिए, कंक्रीट पर लोड लगाया गया ना, तो शुरू से ही उसका ऐसा देखिए WSM में माना गया कि कंक्रीट में भी ऐसे जा रहा है, ऐसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, लेकिन कंक्रीट कभी ऐसा नहीं दिखा, हुक्स लॉ को कभी फॉलो नहीं किया था, WSM में मान लिया गया। इसमें कंक्रीट ऐसे गया है, देखिए शुरू से पैराबोलिक होके, मतलब देखिए स्ट्रेन बढ़ा स्ट्रेस बढ़ी, स्ट्रेन बढ़ा स्ट्रेस बढ़ी, एक टाइम पर इस स्ट्रेन के बाद 0.002 का स्ट्रेन हुआ, उसके बाद स्ट्रेस सेम रहा और स्ट्रेन बढ़ती गई, स्ट्रेन मतलब विकृति बढ़ती गई, फैलता गया, देखिए जैसे खींच रहे थे, 2 का बल लगाए फैला, 3 का बल लगाए फैला, 4 का बल लगाए फैला, अब 4 के बाद हम 5 नहीं कर रहे हैं, 4 ही से खींच रहे हैं और 4 ही पे फैले जा रहा है, तो FCK पर पहुंच करके ना ये लगातार काफी फैलने लगा, FCK नहीं बढ़ा और आगे जाके फेल हो गया, कितने स्ट्रेन पर, कितनी विकृति पर, 0.0035 की विकृति पर जाके फेल हो गया। तो एक से क्या पता चला, इसी को अगर हम घुमा के ऐसे रखेंगे ना, तो यही कर्व आगे अभी आपको मिलेगा, कैसे, अभी अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। यह है देखिए 0.0035 का स्ट्रेन था, और उस पर देखिए कितने स्ट्रेन पर, 0.0035 के स्ट्रेन पर स्ट्रेस FCK है ना, 0.002 पर भी स्ट्रेस FCK है ना, और उसके बाद 0.002 से नीचे आके स्ट्रेस 0 हुआ है, तो हम सेम चीज यहां पर ऐसे देखिए, समझिए इसको, इस चीज को देखिए, यहां पर 0.0035, यहां पे 0.002, ऐसे देखिए 0.0035 पर स्ट्रेस कितना है FCK, फिर 0.002 पर भी स्ट्रेस कितना है FCK, और इसके बाद पैराबोलिकली चेंज होते होते 0 हुआ है, पैराबोलिकली चेंज होते होते 0 हुआ है। यही कहानी आपको अगले सब्जेक्ट में, अभी मतलब अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगी कि इस स्ट्रेन से लेकर के इस स्ट्रेन तक स्ट्रेस सेम रहता है, और इसके बाद स्ट्रेस की वैल्यू दोनों एक ही जगह पर 0 हो जाते हैं, अगले लेक्चर में मिलेगा। अच्छा, तो फिर FCK है स्ट्रेस, तो हमने क्यों ये लिया, देखिए हर जगह, अभी हम लोग अगला लेक्चर जब हम लोग ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले समझ लें, अभी उसको तुरंत समझ में आएगा। जब भी आप उसमें WSM में पढ़े थे तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज किए थे कि नहीं किए थे, किए थे ना, जैसे उसमें आपने कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लिखा था, इसीलिए जब M15 ग्रेड की कंक्रीट थी तो आप 15/3 करके सिग्मा CVC की वैल्यू जो लिए थे वो 5 न्यूटन पर स्क्वायर mm लिए थे। कहां से आया था 5, ये 15/3 आपने कर दिया था, इसलिए 5 न्यूटन पर स्क्वायर mm हो गया था। तो एक चीज को समझिए, इसी तरह इसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाएगा, लेकिन कम लिया जाएगा। क्यों कम लिया जाएगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा क्षमताओं का प्रयोग करना है, इसके कई वजह है जिसका हमने
आरसीसी के डब्ल्यूएसएम में बेसिक वाले में बात किया कि क्यों कम लिया जाएगा, वो लेक्चर सुन के ही तभी आइएगा, बहुत बेहतर रहेगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें कंक्रीट के लिए जो लिया जाता है वो 1.5 का और स्टील के लिए 1.15 का लिया जाएगा। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं बल्कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए जाते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए जाते हैं। तो ये कंक्रीट में एक बात कही कि कोड ने कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने से पहले बोला किसी भी कंक्रीट का ब्लॉक अगर बड़ा हो ना तो उसकी स्ट्रेंथ तुलनात्मक रूप से कम होती है छोटे में, ठीक है ना। ये मैंने पहले ही डिस्कस किया था आपसे उसी लेक्चर में कि जैसे 10 क्यूबिक मीटर वाले अगर 10 सेंटीमीटर का क्यूब बनाएंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है, 15 सेंटीमीटर का बनाएंगे तो कम मिलती है स्ट्रेंथ, क्योंकि कंक्रीट का जो मेंबर यानी उसका जो साइज होता है ना वो उसकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। बस इतना जानिए कि कोड ने बोला कि आप कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भले एफसीके हो लेकिन कभी भी स्ट्रक्चर में उसका स्ट्रेंथ आप 0.67 एफसीके लीजिएगा, और उसके बाद उसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह लगाना हो लगाइए चाहे मत लगाइए, लेकिन फिलहाल आपको 0.67 तो लेना ही है। लेकिन हम तो जानते हैं 0.67 एफसीके जो लिया गया वो कंक्रीट में कौन सा स्ट्रेस लिया गया, मतलब कोड का रिकमेंडेशन था कि स्ट्रक्चर में यूज करते समय उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये लिया जाएगा, एफसीके न लेके 0.67। अब इसमें हम 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब लगाएंगे 1.5 का तो आ जाएगा 0.446 एफसीके। तो डिजाइन करते समय कंक्रीट में जैसे वहां सिग्मा सीबीसी का यूज करते थे, यहां पर किसका यूज करेंगे 0.446 एफसीके का, ठीक है। मतलब कंक्रीट में स्ट्रेस सिग्मा सीबीसी लेते थे वहां पे, यहां पर 0.446 एफसीके लेंगे। स्टील में इसी तरीके से एफवाई उसमें लेते थे सिग्मा एसटी, याद करिए सिग्मा एसटी, यहां एफवाई में 1.15 से डिवाइड करके 0.87 एफवाई लेंगे। बात समझ में आ रही है, यानी कंक्रीट में स्ट्रेस 0.446 एफसीके और स्टील में स्ट्रेस 0.87 एफसीके। आई होप क्लियर है कि सेफ्टी फैक्टर लगाने के बाद डिजाइन स्ट्रेस कितना लिया जाएगा, डिजाइन स्ट्रेस। तो वही डिजाइन स्ट्रेस को इस पर दिखाया गया है। एक्चुअल तो कर्व ऐसे गया है लेकिन कोड के अनुसार कर्व ऐसे जाएगा क्योंकि कोड ने पहले ही एफसीके को घटा के कम किया है, और जब हम इसमें लगा देंगे 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हमारा डिजाइन कर्व जो है वो ऐसे जाएगा। डिजाइन कर्व ऐसे जाने का क्या अर्थ हुआ कि ये एक्चुअली कर्व है जिस पर हम काम करेंगे। होने को तो यहां तक हो सकता है लेकिन हम इसी कर्व पर काम करेंगे हमेशा। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, एक चीज आती है लोड फैक्टर। जब भी हम एलएसएम यूज कर रहे थे तो हमें डिजाइन करने के लिए दिया जा रहा था, डिजाइन में कैसे कि इतना लोड आ रहा है, डिजाइन करिए कि मेंबर का साइज क्या होगा, तो हम लोग डिजाइन कर देते थे। इसमें ना जितना लोड आ रहा है उससे 1.5 गुना लोड के लिए डिजाइन किया जाता है, इसलिए ये मान करके कि लोड इससे ज्यादा आएगा, 1.5 गुना तक ज्यादा आएगा। मैं अभी लोड फैक्टर की जो बात कर रहा हूं, यहां पर लोड फैक्टर की जो बात कर रहा हूं, सिंपल लोड फैक्टर 1.5 ले रहा हूं, जबकि ये पूरी बात नहीं है। लोड फैक्टर की वैल्यू अलग अलग तरह के लोड के लिए अलग अलग होती है। जैसे डेड लोड पड़ा हो तो अलग होती है, लाइव लोड के लिए अलग होती है, विंड लोड के लिए अलग, अर्थक्वेक लोड के लिए अलग। लेकिन आप डिप्लोमा के सेमेस्टर एग्जाम में अगर आपको 30 किलो न्यूटन का लोड दिया तो आप डिजाइन 30 किलो न्यूटन पर नहीं करेंगे एलएसएम में, डब्ल्यूएसएम में तो इसी पर कर देंगे, लेकिन एलएसएम में जब आप डिजाइन करेंगे तो 30 इंटू 1.5 यानी 45 किलो न्यूटन के लिए आप डिजाइन करेंगे। समझ में आ रही बात, क्यों? क्योंकि 1.5 का लोड फैक्टर आप यूज करेंगे। समझ में आ रही बात। तो हमने आपको ये बता दिया कि इसका प्लास्टिक थ्योरी क्या। प्लास्टिक थ्योरी का अर्थ यही है कि देखिए शुरुआत में जब स्ट्रेस लगा है ना इस पर, तो ये देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन साथ साथ बढ़े हैं, लेकिन कुछ देर बाद ऐसा हुआ है कि स्ट्रेस वही है, जैसे गूंथा हुआ आटा हो खींचे जा रहे हैं, तो प्लास्टिक की तरह बिहेव कर रहा है ना। इलास्टिक मतलब होता है खींचने में बल लग रहा है तो इलास्टिक है, और खींचने में वो सेम स्ट्रेस पे खींचता जा रहा है तो वो प्लास्टिक है। तो शुरुआत में तो ये थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी दिखाता है लेकिन उसके बाद वो एकदम प्लास्टिक जैसा बिहेव करने लगता है। तो ये था एलएसएम का सिंपल बात, जिसमें याद रखने वाले पॉइंट समरी क्या है उसको ध्यान रखिएगा। आपको बस क्या याद रखना है, लोड फैक्टर 1.5 याद रखना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का कितना होता है, कंक्रीट का कितना होता है, और ये कर्व आपको समझना है कि इसकी आकृति कैसी होती है।
चीजें अगर आपको क्लियर हो, अगला लेक्चर मेन जो आपका है ना वो अगला लेक्चर है। स्ट्रेस को अगर आपने समझ लिया है तो अगला लेक्चर आप देखिए उसमें आपका डेरिवेशन फॉर्मुलेशन सब हो जाएगा और तीसरे लेक्चर में सीधे न्यूमेरिकल। तब तक के लिए वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को और चैनल को अपने फेसबुक या व्हाट्सएप के टाइमलाइन पर डालिए ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों का मैसेज आए। जितने ज्यादा लोग मैसेज करेंगे लेक्चर आपका उतनी जल्दी जल्दी अपलोड होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।